क्लब के उस वसीअ और इस हॉल में डिस्को लाइट्स रोशन थीं, जगमग करती जलती बुझती रोशनियां और गोल गोल बनते दायरे। फिजा बेहंगम और तेज मौसीकी से आलूदा थी, हराम हलाल के झंझटों से परे, बस पीने का इंतजाम था। सामने स्टूल भरे थे, कुछ इंटा गफील आदमी, कुछ लड़कियां हॉल के वस्त में बेफिक्र थरकते मर्दोजान कहकहे, मायनी खेज जुमले, लफ्जों की तपिश, यहाँ वहाँ पड़ते कदम। आदिल चलता हुआ उस स्टेज तक आया था। नीम बरहना 2 लड़कियां रक्सा थीं, कोई देखे या ना, उनका काम बस रक्स करना था, वही उनकी रोजी थी। मुझे गुलबदन ने भेजा है, उसने एक वेटर से कहा था, मशहूद साहब से मिलना है। अपने अखराजात पूरे करने के लिए अमरीन ने सिलाई मशीन संभाल ली थी। इधर उधर के मोहल्ले की कुछ औरतें कपड़े सिलवाने आने लगी थी। अब इतना हो गया था कि वो सौदा सलफ खुद ले आती थी। आटा, चीनी, दालें और रोज़ की सब्जी पूरी पड़ने लगी थी। उसे लगा अब सब ठीक होने वाला है। इरफान ने जब देखा कि हालात बेहतर होने लगे हैं तो रेडी लगाना छोड़ता चला गया। आज लगाई, कल नहीं, परसों लगाई, 2 दिन नागा, सारा दिन चारपाई तोड़ता रहता था। शाम होते ही सिगरेट सुलगाई और बाहर निकल गया। शुरू में तो उसने ज़बानी कलामी पैसे मांगे थे, उसने मना किया तो मार पीट करके छीनने लगा। वो पैसे छुपाने लगी तो चुरा लेता। उसकी मेहनत की कमाई रोज़ जुए में उड़ाई जाती थी। बर्तन धोने वाला गांव गया है, उसकी जगह ले लो, अगर अच्छा काम किया तो तुम्हें पक्का रख लेंगे। ठीक है सर। उसने इस बात में सर हिलाया था। बर्तनों का अंबार देखकर उसे गिशी आ गई थी। वो जैसे पहाड़ था जो उसे सर करना था। क्लब से काम खत्म करके निकला तो रात का 1 बज रहा था। थका मांदा चौबारे तक पहुंचा। कमरे में आया तो देखा कि सामने उसके बिस्तर पर वो एबनॉर्मल लड़का सो रहा था। वो उससे इतना ही मानूस हो चुका था। रोज़ उसके स्कूल से आने पर वो उसे अपना मुंतज़िर पाता था, उसके साथ खाता, वहीं खेलता रहता था। वो खुद भी उसका आदी हो चुका था। उन कोठों पे पलते बच्चों की अक्सरियत अपने माँ बाप से वाकिफ़ नहीं होती। वो भी शायद उन्हीं में से एक था। वो किसका था ये उसने जानने की कोशिश नहीं की थी। अब भी उसे वहीं छोड़कर वो बाहर आया और वहीं फर्श पर लेट गया। स्याह आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देखकर उसे शिद्दत से तारा की याद आई थी। कहाँ और किन हालों में थी। अपनी मनपसंद जिंदगी की ख्वाहिश रखना और उसे अपने तरीके से गुजारना आसान नहीं होता यार। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। बास दफ़ा तो जिंदगियाँ। वो दोनों नहर के किनारे बैठे थे। साद यासियत से बोलता पानी में पत्थर उछाल रहा था। तुझे पता है मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। वो कहता था दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने ये नहीं कहा था। मैं उसकी मोहब्बतों के जवाब में अंगूठा दिखा देता। मैं ये कैसे करता? जब कोई आपको कहता है कि मैं आपको चाहता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं होता। उसे कहो अच्छा ठीक है और आगे बढ़ जाओ, ये सही होता है। वो उसे अपने और अली के बारे में सब बताता गया था। अब उसने कुर्ब से आंखें मूंद ली थी। बहुत सारे लम्हे खामोशी से सिरकते चले गए थे। दूर अंधेरे में कहीं झींगर बोल रहे थे। नहर में बहते पानी का अपना ही संगीत था। हर इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें से एक अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक भी तो है ना। ये मेरी ज़िंदगी है तो इस पर मेरा हक है। मेरे जिस्म पर, मेरे जहन पर, मेरे दिल पर, बस मेरा हक है। मैं इसे अली को दूं, तुझे दूं या किसी भी XYZ को। वो सब कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? कारी या मेरे भाई भाभी या तेरे अब्बू या कोई भी। वो सब मुझे क्यों बताएंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? उसने बगौर एहसन को देखा था। वो उसे ही देख रहा था। ऐसे मत चलो, ऐसे मत उड़ो, रुक जाओ, अब बोलने लगो, अब रोने लगो, हंसना मत। क्यों मैं क्यों अपने पंख ना खोलूं? मैं आसमान तक क्यों ना जाऊं? मैं क्यों रोऊं? मैं कैसे ना हंसूं? मैं कैसे ना किसी को कहूं कि मुझे उससे मोहब्बत है और मुझे उसका साथ राहत देता है? मैं क्यों कैद में खुश रहूं? मैं क्यों ना भागूं? मैं क्यों ना रिहाई चाहूं? क्यों? एहसन ने उसके रुखसारों पर आंसू बहते देखे थे। वो बेबस सा उसे देख रहा था। वो स्कूल के लिए तैयार होकर नीचे आया तो गुलबदन उन औरतों पर चिल्ला रही थी, कहाँ मर गई थी तुम सब की सब? हराम खाती हो, जिस काम पे रखा है वो होता नहीं है। वो शदीद गुस्से में थी। बकवास करो, कहाँ गया है वो? सारी रात गुजर गई, कहाँ है मेरा बच्चा? वो हैरान था।
गुलबदन का बच्चा? तो क्या? उसने आगे बढ़कर उसे कहा था, क्या उस लड़के को तो नहीं ढूंढ रही जो ज़रा एबनॉर्मल सा है? कहाँ है वो? वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। उसके अंग अंग में बेचैनी थी। वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही ऊपर की तरफ भाग गई थी। वो शुशदर सा खड़ा रहा था। तो क्या वो उसका बेटा था? ऊपर कमरे में गुलबदन उस बच्चे को गोद में भरे सीने से लगाए बैठी थी। मेरा बच्चा, मेरा अरमान, तू ठीक तो है ना? हाय, वो उसे बेतहाशा चूमती जा रही थी। हाँ, वो गुलबदन का ही बेटा है। अमीरा बाई ने सर्द आह भरी थी। क्या मिला बेचारी को? ना इज्जत, ना मोहब्बत और ना ही सुख। औलाद मिली तो वो भी अब नॉर्मल। आदिल उसे देखता रह गया था। गुलबदन ने भी इश्क किया था, किस्से कहानियों वाला प्यार। रास नहीं आया बस। वो ज़रा रुकी, जैसे उस वक्त को याद कर रही हो। वो तब 18 की थी। तब वो गुलबदन नहीं थी, वो बस गुल थी। एक प्यारी सी, मासूम सी, भोली भाली लड़की। एक मुअज़्ज़िज़ घराने की मनमोहनी, चुलबुली, जिंदगी से भरपूर लड़की। वो वहीं मोहल्ले में रहता था। मोहब्बत हो गई, शादी भी हो गई, पहले ही साल बच्चा भी हो गया। उसने आह भरी। अधूरा, ज़रा टेढ़ा मेढ़ा सा। पता नहीं क्या कहते हैं डॉक्टर। हाँ, डाउन सिंड्रोम। हाँ, बस ये बीमारी उसके बाप के लिए शर्मिंदगी थी। वो बीमारी तलाक की वजह थी। आदिल धक से रह गया। तलाक दी, बाहर किया, निकाल बाहर किया। कहाँ की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। रुल गया ख़ानदान, रुल गया। बाप था नहीं, माँ सदमे से चल बसी। बस छोटा भाई तेरी तरह था, उसे ख्वाजा सरा ले गए। घर बिका, जमा पूंजी ख़त्म हुई, ज़िंदगी नहीं। अकेली औरत यहाँ आ गई, ये कोठा बस यहीं रह गई। वो अफसोस से सुनता रहा। बदला ले रही है खुद से, उससे। प्यार ही क्यों किया? प्यार किया था तो फिर उसके छोड़ने पे दुनिया क्यों ना छोड़ गई? उसने आधा तोड़ा, ये बाकी का खुद को खुद तोड़ रही है। बदला ही है ना, और क्या है। एहसन ने बेड के साइड टेबल से वो बॉक्स निकाला था। उस पर उसने सेविंग फॉर स्मार्ट आईफोन का नोट चस्पा कर रखा था। उसने बॉक्स सामने बिस्तर पर उलट दिया था। अनगिनत नोट, लाल, सब्ज और नीले, कुछ छोटे नोट, कुछ सिक्के, रेजगारी, कुल मिलाकर 20,000 थे। उसने एहतियात से वो सारी रकम जमा करके वापस उस बॉक्स में रखी थी। शाम को वो बाप के सामने खड़ा था। मुझे चाहिए है अब्बू, कुछ बुक्स के लिए, 1-2 और काम भी हैं। उन्होंने उसे बगौर देखा। जिंदगी में पहली बार उसने खुद से पैसे मांगे थे। उन्होंने बटवा निकाल लिया था। हर्राफा कमीनी इरफान ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था और उसके बाल जकड़ लिए थे। हर बार बकवास करती है, सारा दिन कपड़े सी के जो पैसे जोड़ रही है वो किस यार के लिए हैं। उसने उसे एक झटका दिया और फर्श पे दे मारा। वो इतनी जोर से गिरी और दरवाजे की चौखट उसके पेट में घुस गई थी। दर्द की शिद्दत से उसकी चीखें निकल गई थी। एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ तू मेरे ही टुकड़ों पे पड़ी हुई है। मुझे ज़्यादा आंखें दिखाई तो 2 लफ्ज़ भेजकर बाहर निकाल करूँगा। फिर कौन तुझ जैसी बेफैज़ औरत को अपनाएगा। वो वहीं फर्श पे औंधे मुंह पड़ी, पेट पकड़े सिसकियाँ ले रही थी। ड्रामेबाजियाँ। सारा दिन कमाइयाँ करती है और मैं जब कुछ मांग लूँ तो साफ कोरा इनकार। बेगैरत जहन्नुमी औरत। उसे एक और ठोकर रसीद करके गुस्से में वहीं थूक कर वो तनफन करता बाहर निकल गया था। इमरान और रुमैसा का वो छोटा सा घर बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। गुब्बारे, फूल, लाइटिंग, सब कुछ बहुत दिलकश था। ये पहली बार था जब वो 7 की बर्थडे इतने ज़ोरों शोर से मना रहे थे। उसके कुछ दोस्त मधु थे, कुछ करीबी रिश्तेदार और चंद एक पड़ोसी। एहसन जब वहाँ पहुँचा तो वो सहन में खड़ा उस लड़के को हिदायत दे रहा था। उसे देखा तो जैसे हैरान सा रह गया। वो ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट में रोज़ के यूनिफॉर्म वाले हुलिये से यकसर मुख्तलिफ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ सानियों तो वो उस पर से नज़रें नहीं हटा सका था। फिर खुद को संभाला तो चेहरे पे खफगी सजा ली और घड़ी की तरफ इशारा किया था। आप लेट हैं साहब बहादुर। इकबाल हमेशा लेट ही आता है, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा था। इकबाल? सीरियसली? और वो दोनों हंस पड़े थे। हैप्पी बर्थडे यार, वो उसके गले से लगा था। तो पहले ये बता, ये परफ्यूम वाकई इतनी अच्छी खुशबू का है या तूने आज कुछ और किया है? कोई जादू? वो झींप गया था।
ओवर हो गया ना? साद ने इस बात में सर हिलाया। ऐसा वैसा ओवर? बहुत ओवर। अच्छा ये बता रास्ते में कितने टपका आया है? बकवास ना कर। और वो उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा था। देख ले, खाली हाथ नहीं आया। उसने रैपिंग में लिपटा वो तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया था। क्लब में मामूल की गहमा गहमी थी। नाचते गाते हंसते मुस्कुराते लोग जिंदगी की परेशानियों को कुछ लम्हे के लिए एक तरफ रखकर बस जीने के लिए आए हुए थे। स्टेज पर डांसर्स मौजूद थे, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, अपने वजूद में जलते भांबड़ छुपाए, चेहरों पे मुस्कुराहट सजाए वो थरकते बदन। वहां मौजूद हर इंसान के पास उनको देखने के लिए जाहिरी आंखें तो थीं, लेकिन मन की वो आंख नहीं थी जिससे वो उस वजह को देख सकें, जिसकी खातिर वो अपने लिबास के साथ इज्जत भी कुर्बान कर चुके थे। बज़ाहिर हंसते गाते नाचते उन चेहरों से परे क्या क्या दर्द छुपे थे ये कोई नहीं जानता था, ये कोई भी नहीं जानना चाहता था। तूने मुझे गिफ्ट में फ़ोन दिया और वो भी इतना महंगा, क्यों यार? अगले दिन खफा खफा सा साद उसके पास बैठा था। क्यों? क्या मतलब? क्यों देते हैं हम दोस्तों को तोहफा? वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब यार इतना महंगा सेल फोन, खुद तो तेरे पास वही पुराना ठक्कर सा फ़ोन है। तो वो उसे देख कर रह गया था। तो ये कि तुझे नया फ़ोन चाहिए, ये तुझे रखना चाहिए एहसन। तू और मैं अलग अलग हैं, तो तू और मैं मिलाएं तो हम नहीं बनता। वो उसे एक बार फिर लाजवाब कर गया। तूने अपनी सारी सेविंग्स मुझ पर लगा दी हैं ना? हाँ तो फिर? उसने सीने पे हाथ लपेटे। ये सारी दुनिया मेरी होती तो मैं वो भी तुझे तोहफे में दे देता साद। तू मेरे लिए हर शय से ज़्यादा अहम है, तू हर शय से पहले आता है। वो उसे देखता ही रह गया था। बस अब ये महंगे महंगे की तकरार ना सुनूं मैं दोबारा। वो दोनों साथ साथ क्लास की तरफ जा रहे थे। अच्छा ये बात है, चल फिर अगली बार मुझे कुछ बहुत बड़ा सा चाहिए। मसलन? एहसन ने उसे तंजिया देखा। उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं चंदा मामू। नन्हा बच्चा खेलते खेलते रोने लगा था। फर्श पे ढेर दर्द से दोहरी होती अमरीन ने उठने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर सारे वजूद में दौड़ गई। उसके हलक से चीखें निकल कर रह गई थी। पेट में सुइयां सी चुभ रही थी। अंदर बच्चा हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। वो फर्श पर घिसटती हुई चारपाई तक आई थी। बस मेरा बेटा बस। उसे थपथपाते हुए वो फूट फूट कर रो दी थी। अपनी कमाईगी का एहसास उसे तोड़े डाल रहा था। जिस्मानी तकालीफ अपनी जगह, अब रूह के घाव भी रिसने लगे थे। क्यों बनाया तूने मुझे? जब मैं इतनी फजूल शय थी तो क्यों? क्या पड़ी थी मुझे इस दुनिया में भेजने की? मैं ना भी होती तो कयामत आ जाती क्या? वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मौत ही दे दे, फिर इस जहन्नुम से तो आज़ादी मिले। मौत ही दे दे, 2 पल को सुकून तो मिले। मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेले गुजारा है साद, अकेले और तन्हा। इतना तन्हा कि मैं अपने साए से भी दूर भागता था। इतना अकेला, ऐसा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देती थी। हर वक्त यूं जैसे कोई हथौड़ी से किसी पत्थर पे ज़रब लगा रहा हो। उस रात भी वो शहर से ज़रा दूर उस नहर के किनारे बैठे थे। स्याह आसमान पर कोई सितारा नहीं था, बस एक चांद था जिसकी नूर जैसी रोशनी धीमे धीमे पिघल रही थी। मेरे अंदर एक हुजूम था, एक सैलाब था। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था, करने को हजारों बातें थी, लेकिन कोई पास नहीं था, कोई साथ नहीं था जिससे वो सब बातें करता। खुद से इंसान कब तक दुखड़े रोए यार? कब तक खुद को ही खुद हंसाए और खुद को कहे कि अब मेरे साथ आंसू बहाओ। उसके खामोशी से बहते शफाफ पानी के साथ कामिल चांद का अक्स भी तैर रहा था। मुझे एक बहुत लंबे सफ़र के बाद तुम एक मंजिल की सूरत में मिले हो। मुझे अब कोई मयस्सर है जो मेरी सुनता है, मुझे समझता है, कोई ऐसा जो मुझे हंसाता है और मेरे साथ रोता है। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता साद। वो नम आंखों से उसे देखता जा रहा था। साद ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अब की बार मैं ये नहीं होने दूंगा। अब की बार मैं नहीं रहूँगा, नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जुगनू जाने कहाँ से उड़ता हुआ उधर आन निकला था। उसकी नन्ही सी रोशनी यहाँ वहाँ सुकून बखेरती फिर रही थी। वहाँ जैसे कोई सन्यासी ने मंत्र फूंक दिया था। हर शय जैसे थम सी गई थी। घर चलें? साद उसके पुरहिद्दत हाथों को हाथ में लिए सहला रहा था। हाँ चलते हैं। वो एक्स्ट्रा काम करने लगा था। उसे वेटर का काम भी सौंप दिया गया था। यहाँ वहाँ थाल में ड्रिंक सजाए घूमना
ایک پکار پہ مطلوبہ انسان کو اس کی من پسند مشروب پیش کرنا اور بس تعمیل کرتے جانا، یہ مشکل نہیں تھا، کم از کم اس سٹیج پہ ناچنے جیسا مشکل تو نہیں تھا، تب تک جب تک اس رات اسے وہ لڑکے نہیں مل گئے تھے۔ وہ اس کے کلاس فیلوز تھے۔ اسے دیکھا تو وہ لمبا تگڑا سا لڑکا ٹھٹک گیا، پھر چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکان تیر گئی۔ اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ واہ بھئی ہیجڑے، اسکول میں تو بڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتا پھرتا ہے، ادھر کتے کی طرح دم ہلاتا پھر رہا ہے۔ وہ سر جھکا گیا۔ افسوس، وہ ہنسنے لگا تھا۔ ویسے تو اس سٹیج پہ زیادہ اچھا نہیں لگے گا، تیرے جیسوں کی جگہ تو وہیں ہے نا، ٹرائی تو کر، یہ ڈانس وغیرہ تو تیرے خون میں ہوگا نا۔ اس کی بات پہ باقیوں نے کہا لگایا تھا، حد تک کے احساس سے اس کا چہرہ لال پڑ چکا تھا۔ اس لڑکے نے وہ نوٹ اس کی جیب میں پھنسایا۔ یہ ٹپ رکھ لو ویٹر، عیش کرو۔ اگلے دن کالج میں وہ اس سے نظریں چراتا پھرتا رہا تھا۔ اسے دور سے دیکھا تو اندیکھا کر کے جلدی سے کلاس روم میں چلا گیا۔ بریک میں اس کی پکار انسنی کر کے لائبریری میں چلا گیا۔ کل رات جو ہو چکا تھا اس کے بعد وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ چھٹی کے وقت جب سب کلاس سے نکل گئے تو سعد نے اسے جا لیا۔ کچھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن سعد نے راستہ روک لیا۔ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ چپ رہا تھا۔ احسن، وہ لب کاٹتا فرش کو جوتے سے رگڑنے لگا تھا۔ احسن یار پلیز ایسے مت کر۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ میں کل رات کے لیے شرمندہ ہوں۔ تجھ سے کیا ہوا کل رات؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تجھے پتا ہے کیا ہوا تھا؟ سعد نے سینے پر بازو لپیٹ لیے تھے۔ وہ سب میں پتہ نہیں کس خیال میں تھا، جو میں تیرا دوست نہیں ہوں۔ سعد نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں تجھے اچھا نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ تو میرا ساتھ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ سعد نے اس کا رخسار تھاما تھا۔ یہ جرم نہیں ہے احسن، اپنی مرضی کی زندگی چاہنا کوئی جرم نہیں، کسی کے ساتھ کی خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں۔ جو مجھے تجھ سے ہے وہ محبت ہے، جو کل رات ہوا وہ سرشت ہے۔ اس میں کس بات پر شرمندہ ہوں ہم اور کیوں؟ مجھے بنایا ایسا گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ تو نے مجھے چاہا تو تیری کیا غلطی؟ وہ اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس بات کا ڈر تھا۔ اگلے دن ان لڑکوں نے ساری کلاس میں اس کی ویٹر اور کلب والی بات پھیلا دی تھی۔ اس دن وہ کلاس میں آیا تو وہ ٹولہ اس کے انتظار میں ہی تھا۔ میں نے سنا تو ڈانسر بن گیا ہے۔ غلط سنا ہے، دوسرے نے لقمہ دیا۔ یہ تو گندے برتن دھوتا ہے وہاں۔ سب ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اور تم لوگ، مجھے کسی کا مذاق اڑانا نہیں آتا، مجھے اپنا رزق کمانا آتا ہے، مجھے برتن دھونے آتے ہیں، مجھے گالیاں سہنا آتا ہے۔ میں اور تم برابر نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، سب پہلے کی طرح، سب کچھ پہلے سے زیادہ، لیکن کچھ فرق پڑا تھا تو اب کچھ سرگوشیاں بھی ہوتی تھی۔ وہ سب نیا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ احسن کی FSC مکمل ہو گئی تو اس نے آگے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ لاہور چلا گیا۔ سعد FA کے بعد فی الوقت وہیں تھا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ وہ میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کر کے کالج تک پہنچ گیا تھا۔ وہ کمرے میں علی شیر کو لیے سو رہی تھی جب بیرونی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باہر آئی۔ نشے میں دھت عرفان ٹوٹے پھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا تھا۔ کتیا کہاں مر جاتی ہے تو؟ کب سے دروازہ پیٹ رہا ہوں۔ بے غیرت، کوئی عاشق آیا ہوا تھا، ذلیل۔ وہ جب بھی جوا ہار کے آتا تھا اسے یوں ہی بلا وجہ گالیاں بکتا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ اس کی لال بوٹی جیسی آنکھیں اسے ڈرا رہی تھیں۔ اس کے منہ سے گندی باز کے بھبوکے اڑ رہے تھے۔ کتیا چل اٹھ۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے چارپائی سے اسے کھینچا تھا۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی تھی، سانس گلے میں کہیں اٹک سی گئی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ رہا تھا۔ طلاق، طلاق، چل اٹھ، نکل یہاں سے۔ ایسی بے وقتی، ایسی بے حرمتی۔ آسمان والے اس لمحے اسے نفرت سے تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، اسے بد دعائیں تو دے ہی رہے ہوں گے جو اس کمزور عورت کے منہ پر دنیا کی سب سے ناپسندیدہ شے مار کر اسے روند دینا چاہتا تھا۔ چل کتیا اٹھ، نکل میرے گھر سے، چل دفان ہو جا۔ وہ بس کسی مصرف شے کی طرح پھر سے دھتکار دی گئی تھی۔
وہ آنے والا ہے تجھے لینے، وہ فیض، ہاں وہ۔ اس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ بڑی منحوس نکلی تو سچی، تجھ پہ داؤ کھیلا اور ہار گیا، اس نے جیت لیا تجھے، چل اس کے ساتھ چلی جا، وہ حرام زادہ جیت گیا تجھے مجھ سے، جا۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔